Hello friends, welcome to PGW. Today we are going to discuss the recent developments in Bangladesh. दोस्तों आप इस बात से तो अवगत ही हैं कि बांग्लादेश में जो भी स्टूडेंट लेड रिवॉल्यूशन कह सकते हुआ और उसके बाद शेख हसीना भारत चली आई, तो इसके जब एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे लोग अपनी अपनी थियरी दे रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को ये इस घटना के पीछे बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाई पड़ते हैं। वीना सिकरी जो फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश में, उनका कहना है कि ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं ये रिजीम चेंज, इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान का जो क्लोज हैंड है। लेकिन यदि आप इस पर विचार करें तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों ही इन घटनाओं में इन्वॉल्व है। इसके कई रीज़न हैं। अगर आप देखें तो कोई भी कंट्री, चाहे वो रीजनल कंट्री हो या ग्लोबल हो, कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकता है। इंडिया ने बहुत दिन तक नेपाल में करने की कोशिश की। इवन रिसेंट में चाइना ने भी नेपाल में माइक्रो मैनेजमेंट की कोशिश की थी। उसने माओइस्ट जो पार्टीज है उस सारे माओइस्ट पार्टीज़ को एक जगह ला करके चाहा कि भाई एक फ्रेंडली गवर्नमेंट नेपाल में रहे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो इसलिए ये कहना माने बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इनफैक्ट ये कह सकते कि इनअप्रोप्रिएट है कि कोई भी बाहर की कंट्री किसी दूसरे कंट्री में उथल पुथल करा देगा और इस स्तर तक कि एक रिजिम भी चेंज हो जाए। दूसरी बात है कि अगर हम देखें तो जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है। ये साइमल्टेनियसली और मेजर पावर से अपने आप को, अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करता है। मोर और लेस शेख हसीना भी इसी पॉलिसी को अपना रही है। ये सही है कि इंडिया के साथ उनका काफ़ी क्लोज रिलेशन है। इंडिया के जो भी रेड लाइंस हैं और ये कहते हैं कि इंडिया की जो भी कंसर्न है उसको वो अकोमोडेट करती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी भी दूसरे कंट्री के साथ और मेजर पावर के साथ वो अपना रिलेशन बनाना अच्छा बना करके रखना चाहती है। इसलिए उसकी पॉलिसी है कि फ्रेंडशिप टू ऑल, मेलाइज टू नन। तो इस तरह से अगर इस पॉलिसी को आप अपना रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हाँ एक कंट्री या कोई भी कंट्री अगर आपसे नाखुश भी है तो वो आपके डोमेस्टिक के अफेयर्स में इस तरह से इंटरवेन करे। अगर इस रिलेशनशिप का देखें तो चाइना से भी काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में है। इवन गारमेंट फैक्ट्री हैवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना। अगर यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो यूएस, यूरोप, सारी जगहों पर जो बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए काफ़ी एक्सेस है। तो इसीलिए ये कहना कि चाइना और पाकिस्तान ने यहाँ उथल पुथल करवा दिया, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा भी एक और हम रीज़न दे सकते हैं कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है वो इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के अगेंस्ट में काफ़ी हार्ड लाइन स्टांस लिया है और जिसके कारण उन फोर्सेस जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस है उनकी ताकत जो इंडिपेंडेंस या 71 के टाइम में थी या उसके पहले थी, वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में दे वेर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू मेंटेन देयर रेलिवेंस। तो इस स्थिति में जो आईएसआई या पाकिस्तानी डीप स्टेट का उतना इसमें इंटरफेरेंस होगा, ये भी कहीं से अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। ये थोड़ा सा लगता है कि ये फार फेस्ड इमेजरी है। सिमिलरली कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यूएस का इसमें हाथ है। यूएस ने यहाँ रिजीम चेंज कराया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले यानी जनवरी में शेख हसीना ने भी अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको ये कहा था कि भाई एक वाइट कंट्री और ये वाइट मैन वो हमारे पास आए कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यू कैन हैव हैसल फ्री री इलेक्शन in January if you provide naval base or if you allow US to set up naval base at Saint Martin Island.
लेकिन और इसके अलावे अभी भी वो उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को स्टेटमेंट दिया, उसमें भी सी स्क्वायरली ब्लेम्स यूएस फॉर ऑल दीज ट्रबल्स। दूसरी बात, कुछ लोगों के इंडियन जो स्ट्रेटजिक थिंकर्स हैं उनका कहना है कि ये यूएस इंडिया के साथ अपना रिलेशन तो स्ट्रेंथन कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाह रहा है कि इंडिया को भी इतना स्ट्रांग नहीं होने दे ताकि वो उनके लिए खतरा बन जाए, और इसीलिए वो इंडिया को अनस्टेबल रखना चाहता है। लेकिन यदि आप देखें इन दोनों ही जो एंगल पे कि यूएस के इन्वॉल्वमेंट पर आप विचार करें, तो इस सारे आर्गूमेंट्स में भी कोई सब्सटेंस दिखाई नहीं पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें कि इंडिया के साथ यूएस का ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, तो इंडियन फैसिलिटीज़ को वो यूज़ कर सकता है। साइमल्टेनियसली यूएस ये चाहता है कि भाई इंडिया इस इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर उभरे, और इसीलिए वो इंडिया के मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए और इवन अदर तरीके से वो चाह रहा है कि डिप्लोमेटिकली वो इंडिया ग्लोबल पावर के तौर पर उभरे। तो इस स्थिति में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि यूएस जो इंडिया में अपना इतना पॉलिटिकल या मिलिट्री कैपिटल, डिप्लोमेटिक मिलिट्री कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, वो इंडिया को उथल पुथल करना चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो यूएस का गोल है वो चाइना को कंट्रोल करना, और चाइना कंटेनमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पर उभरे। यदि इंडिया ही अलग थलग हो जाए और इंडिया ही अपने नेबरहुड या अदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उलझे रहे, तो फिर इंडिया स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पर उभरेगा कहाँ, और यदि नहीं उभरेगा तो फिर चाइना चैलेंज है, उसका कंटेनमेंट कैसे हो सकता है, उसको कैसे डील कर सकता है। तो इसीलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यूएस इस तरह की गलती करे कि एक तरफ वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, दूसरी तरफ इंडिया को वो वीकन करना चाहता है। तो इसीलिए इस लॉजिक में कोई दम नहीं है। सिमिलरली अगर हम देखें कि भाई ये सही है कि इंडिया और यूएस इस दोनों के बहुत सारे ओपिनियन हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी दो कंट्री किसी भी मुद्दे पर अपने अपने एंगल से देखती है। और इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, इंटरनेशनल में तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो यूएस का नेशनल इंटरेस्ट है वो इंडिया से क्लैश कर रहा है, कभी इंडियन इंटरेस्ट है वो यूएस से क्लैश कर रहा है। तो इसलिए कभी भी ओपिनियन किसी भी इशू पर एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ इशू पर हो सकता है जहाँ की दोनों का इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है, जैसे कि इंडिया और यूएस का चाइना को लेकर है। दोनों ही यूएस के लिए भी चाइना जो है वो सिस्टमिक राइवल है और एक बहुत बड़ा थ्रेट कह सकते हैं। इंडिया के लिए भी एक थ्रेट है। अभी भी इंडिया और चाइना के दोनों की फोर्सेस आमने सामने हैं लद्दाख में। करीब 4 साल हो गए, लेकिन मामला अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं। तो ये स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस तो है ही, और इसीलिए इंडिया का भी इंटरेस्ट है और यूएस का भी इंटरेस्ट है कि भाई चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में हम कंट्रोल करें। अगर तीसरे आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में हमें दे सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि भाई यूएस के पास इतना, और यूएस ने बांग्लादेश में रिजिम चेंज किया, इसका मतलब कि वी आर ओवर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस और पर्टिकुलरली द सीआईए। अगर आप देखें तो लास्ट सेंचुरी में 1980s में जब भी कोई प्रॉब्लम होता था और इंदिरा गांधी को कभी भी अपोजिशन का रेसिस्टेंस आता था, तो उसको भी हमेशा इंदिरा गांधी को सीआईए हैंड दिखती थी और इस इशू वो पूरी जोर शोर से हाईलाइट करती थी। तो इसीलिए यदि सीआईए या अमेरिकन डीप स्टेट इतना ही पावरफुल है, तब तो फिर वो अपने जो बैकयार्ड है वहाँ भी स्थिति कंट्रोल कर रही थी। क्यूबा जो चाइना और रसिया का हमेशा उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, और अभी भी कुछ दिन पहले चाइनीज और रशियन बम्बर्स दे वेर सीन इन क्यूबन वाटर्स। तो अगर यूएस इतना कैपेबल होता कि कहीं भी वो रिजिम चेंज कर सकता है तो क्यूबा में कर देता। क्यूबा में तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मोर देन 60 ईयर्स से भी अधिक से वहाँ पावर में है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं कर पाया, और क्यूबा तो काफ़ी बगल में है उसके। इसी तरह भी वेनेजुएला में इलेक्शन हुआ है, तो वेनेजुएला में तो यूएस कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा था वहाँ के निकोलस मादुरो को, तो लेकिन उस तमाम यूएस के चाहने के बावजूद उसने ये कह लें कि इलेक्शन मैनिपुलेशन और जैसे भी वो इलेक्शन जीत गया।
तो यदि यूएस इतना पावरफुल है और उसके जो डीप स्टेट है इतना पावरफुल है, तो भाई अपना बगल में तो स्थिति सुधार ले ताकि उसे प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़े। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, जब भी कोई घटना घटती है ये हमेशा कंस्पिरेसी थ्योरी आएगी, बशर्ते कि उसमें कोई दम हो या न हो। तो अगर आप इसके लिए भी कोई बहुत जीनियस की ज़रूरत नहीं, आप इजीली देख सकते हैं कि शेख हसीना अपने स्टेट में, अपने कंट्री में कितनी अनपॉपुलर थी। वो ये बात सही है कि जब से वो पावर में रही है तो वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, इवन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट डिकेड में वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 6.6% एनुअल ग्रोथ से बढ़ी है वहाँ का। और जीडीपी का साइज़ भी अगर आप देखें, इकोनॉमी का साइज़, तो 2009 में वो 100 बिलियन था, अभी 2022 में वो उसका साइज़ 460 बिलियन हुआ। और इससे उम्मीद की जाती थी कि 2026 तक ये जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस है ये उससे उभर के बाहर आ जाएगा। तो ये बात सही है। और इवन पॉवर्टी आप देखें तो 2008 में पॉवर्टी रेट वहाँ 12% था, लेकिन 22 में ये नीचे आकर के 5% पर आ गया। तो इस तरह से अगर हम देखें कि शेख हसीना के टाइम में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो इसके लिए काफ़ी वहाँ के लोगों को पे करना पड़ा है, बहुत चीज़ खोना भी पड़ा है। अगर आप देखें तो सारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे वो जुडिशरी हो या प्रेस हो, सारे कंप्रोमाइज्ड हैं, सबों की फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया। इवन अपोजिशन पार्टीज दे डिडंट हैव फ्री स्पेस टू प्ले देयर रोल्स। बहुत सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, बीएनपी वगैरह, ऑलमोस्ट दे वेयर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। उसके सारे टॉप लीडर्स अंदर हैं। इवन बेगम जो खालिदा जिया, शी वॉज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स। तो इस तरह से ये सारे जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वहाँ, ये सारे दे हैव कम एट ए वेरी हैवी पॉलिटिकल कॉस्ट। लेकिन सिचुएशन तब बदला जब कोविड के टाइम में, कोविड में इकोनॉमी काफ़ी बुरी स्थिति में हो गई। उसके बाद इसको दोहरा धक्का लगा रशिया यूक्रेन वार से, तो उसके बाद इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन काफ़ी हाई हो गई। तो लोगों का जो डिसकंटेंटमेंट था वो ग्रेजुअली बढ़ता गया। और ये जो रिसेंट जो कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो आए रोड पे कोटा के विरुद्ध में, ये एक जस्ट एक प्रेजेंट ट्रिगर था। और इस ट्रिगर के कारण लोगों में, अदरवाइज़ कभी हो ही नहीं सकता है कि जो इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया था, शेख हसीना गवर्नमेंट खुद ही इसे 2018 में ख़त्म कर दी थी ये जो कोटा सिस्टम को, और रिसेंटली हाई कोर्ट ने इसे रीइंस्टेट कर दिया। लेकिन फिर इस हाई कोर्ट के जजमेंट के एगेंस्ट में शेख हसीना सुप्रीम कोर्ट में गई। तो कहीं से भी कोटा इशू पर ऐसा नहीं था कि कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन इट वाज जस्ट ए ट्रिगर। लेकिन उसके पहले तो ऑलरेडी वो अनपॉपुलर हो चुकी थी, उसके एगेंस्ट में बहुत सारे डिसकंटेंटमेंट लोगों में था। तो ये उसका परिणाम है, न कि कंस्पिरेसी थ्योरी। जहाँ भी जब भी कोई इस तरह की अनप्लीजेंट इंसिडेंट हो तो वहाँ हम कंस्पिरेसी देख रहे हैं कि भाई बगल वाले ने ऐसा कर दिया है, दूसरे कंट्री ने ऐसा कर दिया, जिससे भी आपका एक कह दें कि जो अच्छा रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से, और या एक कह सकते हैं कि जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, इट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ इनसिक्योरिटी और इवन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसीलिए लोग अभी भी, इंडिया में तो ऑलरेडी एंटी यूएस सेंटीमेंट काफ़ी टाइम से रहा है। तो यहाँ के जो लेफ़्ट इकोसिस्टम है, लेफ़्ट लिबरल्स हैं, वो हमेशा जब भी कोई घटना घटेगी वो यूएस का हाथ उन्हें दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर आप एक एक्चुअल रियल पोस्टमार्टम करें बांग्लादेश के डेवलपमेंट्स को, तो इंडिया को भी फ़ायदा है, क्योंकि उससे इट कैन टेक वैल्यूबल लेसन्स टू इम्प्लीमेंट इन द फ्यूचर और टू इनकॉर्पोरेट देम in its foreign policy in the future. So हमें नहीं लगता कि ये जो सारी कंस्पिरेसी थ्योरी है ये सारी बकवास हैं, और वहाँ एनफ पॉलिटिकल रीजंस था शेख हसीना के ऑस्टर का। तो अब हम देखें कि वहाँ अब जो नई गवर्नमेंट आई है वहाँ सिचुएशन कैसे इवॉल्व कर रहा है। धन्यवाद।